नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइन्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा का जो प्राचीन भारतीय इतिहास का सेगमेंट है उसके नोट्स को आज से इस वाले वीडियो में देखेंगे। इससे पहले भी हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के जो भी हैं सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनसे रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अभी जो वीडियो बना चुके हैं वो भी आप देख सकें और आगामी जो भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो आइए हम लोग आज से इसको स्टार्ट करते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। तो इससे क्या होता है कि 16 जो महाजनपद हैं उनका वर्णन कहाँ पे मिला हुआ है? अंगुत्तर निकाय में। इन्हें षोडश महाजनपद कहा गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम है कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अश्मक या अस्सक तथा गांधार। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इनमें से कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो कहाँ किस किस में मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों आ जाएगा। ठीक है, इसमें प्राप्त 16 महाजनपदों के नाम है जो भगवती सूत्र में। इसमें क्या है? अंग, वंग, मलय, अच्छ, बच्छ, ममह जिसे मगध कहते हैं, मालव, कोच, लाड़, मोली, कौशल, काशी, पाठ्य, समुत्तर, अवध, वज्जी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी है जिसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, मतलब 16 नहीं है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 है। उत्तरी भारत के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। जो अंग महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा। उसमें कौन कौन है वर्तमान में? भागलपुर और मुंगेर। ठीक है, महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। अंग का नाम क्या है? मालिनी। ठीक है, बुद्ध के समय भारत के छह महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। तो मालिनी किसको कहते हैं? चंपा को कहते हैं। और बुद्ध के समय जो भारत के 6 महानगर में है उसमें चंपा की भी गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। ये है चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में जो 6 महानगर हैं तो फिर से देख लेते हैं। चंपा है, एक राजगृह है, दूसरा बनारस है, साकेत है, साकेत मतलब अयोध्या ना, और कौशाम्बी, श्रावस्ती। ठीक है, दीघ निकाय के अनुसार चंपानगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। तो चंपानगर की निर्माण योजना को किसको माना जाता है? इनके वास्तुकार कौन माने जाते हैं? महागोविंद माने जाते हैं। ठीक है, और ये कौन बताता है? ये दीघ निकाय बताता है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि विश्व का पहला गणतंत्र किसने स्थापित किया था? तो जो वैशाली के लिच्छवी हैं उन्होंने किया था। सुत्त निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। तो सुत्त निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। ठीक है, महाजनपद और आधुनिक स्थल और राजधानी दी गई है। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और आधुनिक में जो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर है ये कुरु में आता है। ठीक है, ये यहाँ पे कुरु महाजनपद था। और पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र या काम्पिल। 2 थी इसकी, एक अहिछत्र थी, दूसरी काम्पिल थी। तो आपने महाभारत में देखा होगा कि जो द्रोणाचार्य थे उनका और जो कौन थे? द्रुपद थे महाराज, तो उन दोनों में डिवाइडेड था ना। तो ये जो आधुनिक बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है ये वही है। सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र है, राजधानी भी मथुरा थी। वत्स ये प्रयागराज तथा वांदा कौशाम्बी का है। कौशल जो है वो अवध का क्षेत्र है, अयोध्या मंडल का। और साकेत और श्रावस्ती इसकी राजधानी है। मल्ल क्या है? मल्ल की राजधानी देवरिया है। कुशीनगर और पावाम है। काशी जो है बनारस है, बनारसी इसकी राजधानी है। अंग भागलपुर और मुंगेर है और राजधानी चंपा है। मगध
मगध का क्या है, दक्षिणी बिहार है जो आधुनिक पटना या गया चला। तो राजधानी क्या क्या थी इसकी, गिरिब्रज भी थी और राजगृह भी रही है। बज्जी, बज्जी है मुजफ्फरपुर और दरभंगा जो क्षेत्र है इस टाइम। और मिथिला, वैशाली व जनकपुरी इसकी राजधानी रही है बज्जी की। चेदी वंश की, ये बुंदेलखंड है। सोत्थिवती इसकी राजधानी थी। मत्स्य जो है, मत्स्य की राजधानी कौन थी, विराटनगर थी। और ये आधुनिक जो जयपुर है वो मत्स्य में आता है। अश्मक जो है वो गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, उसकी पोतन या पोटिल राजधानी थी। अवंती पश्चिमी और मध्य मालवा क्षेत्र है जो उज्जैनी और महिष्मती इसकी राजधानी थी, ठीक है। गांधार है तो इसकी तक्षशिला राजधानी थी। और पेशावर और रावलकुंडी जो आधुनिक पाकिस्तान में है वो इसका क्षेत्र है। कंबोज जो है वो दक्षिण पश्चिमी कश्मीर और राजौरी और हजारा वाला क्षेत्र है। और राजधानी इसकी क्या थी, राजपुर और हाटक। अच्छा, इसमें ये देख लेते हैं, ये देखिए यूपी में कौन कौन सा आता है, कुरु आता है, पांचाल आता है, सूरसेन आता है, और वत्स आता है, कौशल आता है, मल्ल आता है और काशी आता है। तो 7 हैं, ठीक है। और चेदी भी आ जाएगा बुंदेलखंड का, सोत्तीवती। तो 8 हो जाएंगे ना। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, तो 8 आ जाएंगे। वैसे 7 तो पूर्ण रूपेण थे, ठीक है। जो वैशाली है वो बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। वैशाली क्या था, बुद्ध काल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था, ठीक है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। मगध पर मतलब सबसे पहले किसका था, जरासंध, जिसने गिरिव्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। महाभारत के वन पर्व में, किसमें, वन पर्व में, ये जो 18 अध्याय दिए गए हैं ना वो एक उसका पर्व का नाम लिया गया है। जैसे वन पर्व है, और 18वें अध्याय को क्या बोलते हैं बताइए, 18वें अध्याय को बोलते हैं भीष्म पर्व, ठीक है। तो वन पर्व में राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हिर्यक वंश से संबंधित था। हिर्यक वंश वही पितृहंता वंश जो है, ठीक है। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक बृहदत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। तो काशी का जो था वो कौन था, बृहदत्त था। और सबसे शक्तिशाली वो कौन था जनपद, तो वैशाली था, ठीक है। ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं ना, सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य, ठीक है। इसने जो बृहदत्त था इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंतोगत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। प्रसेनजीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कौलिय, पावा और कुशिनारा के मल्ल और पिपलीवन के मौर्य आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था प्रसेनजीत के समय जो था, ठीक है। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के गुट का नेतृत्व करता था। किसमें लिखा गया है कि 5 राजाओं के गुट का, संयुक्त निकाय के अनुसार 5 राजाओं के गुट का नेतृत्व करता था। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। और कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिण भाग की राजधानी क्या थी, साकेत, ठीक है। उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, और दक्षिणी भाग की साकेत थी। साकेत ये किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है कि निराला का है, किसी की रचना है। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। देखिए क्या है, अर्धचंद्राकार विन्यास किसका था, तो ये किसका था, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास था, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मल्ल महाजनपद स्थित था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी पावा पडरौना था। पावा वही जहाँ पे महावीर स्वामी ने महापरिनिर्वाण ही कहेंगे ना उसे, हाँ, प्राप्त हुआ था। और दूसरा था कुशिनारा। कुशिनारा वही कश्या जहाँ पर किसका हुआ था, ये यहाँ पे भगवान बुद्ध। तो 6ठी शताब्दी
ईशापुर में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? सोत्तीमती या किसी शक्तिमती भी बोलते हैं, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती, ठीक है, यह आधा सोत्तीमती था और महाभारत में से सुक्तिमती से की जाती थी। महाभारत काल में चेदी का शासक शिशुपाल था। शिशुपाल वही कृष्ण के जो मौसी का लड़का कहलाता है, जिसके लिए उन्होंने 100 बताया था ना कि आप उनकी मौसी ने वचन लिया था कृष्ण से कि आप शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ करोगे, और 100 गलतियां इसकी पूरी होते ही ये शिशुपाल का अपने चक्र से सिर का काट देते हैं, वध कर देते हैं, ठीक है, काट क्या देते हैं, वध कर देते हैं। तो प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। तो वत्स कहाँ था? ये प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में था, ठीक है। मल्ल कहाँ था? ये कुशीनगर वाला था। और शुक्तिमती क्या था? ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। हस्तिनापुर का मतलब गंगा जी में बह गई थी, तो उसके बाद निचक्षु ने हस्तिनापुर के की राजधानी कहाँ बनाई थी? कौशाम्बी। बुद्धकाल में यहाँ पौरव वंश का शासक था। यहाँ का शासक उदयन था। तो कहाँ का? कौशाम्बी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कौशाम्बी में क्या था? पौरव वंश का शासक था और उदयन था यहाँ का। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। तो उदयन को किसने बौद्ध मत में दीक्षित किया था? पिंडोला ने। तो इससे क्या पता चला? देखो 3 राजाओं का हमें पता चल गया, एक बिंबिसार, दूसरे प्रसेनजीत और तीसरा एक क्या है? उदयन। ये कौन थे? ये लोग बुद्ध काल के थे, ठीक है। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। ये उदयन और वासवदत्ता की एक दंत कथा है, ये उज्जैन से संबंधित है। इसमें वही कहते हैं कि उदयन बहुत अच्छा बीड़ा बजाते थे। तो बीड़ा बजाते थे, तो बीड़ा बजाने के लिए इन्हें जो इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वासवदत्ता वाला, तो उन उज्जैन के जो तो उज्जैन में इन्हें वीणा के लिए बुलाया गया था कि आप वीणा सिखाइए अपनी पुत्री को, जो राजा था वहाँ का। तो इन्होंने शायद चंड प्रदोत था उस टाइम, हाँ। तो उन्होंने अपनी पुत्री को और वीणा सिखाते हुए, मतलब वही ये जो उनकी पुत्री थी और उदयन थे, ये दोनों वहाँ से भाग गए। उसके बाद राजा जो था चंड प्रदोत, वो उदयन का दुश्मन बन गया। इस टाइप की कुछ कथा है, ठीक है। तो ये आ जाता है कि ये जो कहानी है, ये जो भास थे, महाकवि भास, इन्होंने एक नाटक बनाया था स्वप्नवास वदतम। इसमें इन्होंने इस कथा को वर्णित किया है, ठीक है। और ये कहानी का भी आ जाता है, इसलिए तो ध्यान रखना आप लोग। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भूभागों में स्थित था। महाभारतकालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय राजा, यहाँ का राजा कौरव्य था। कौन था? कौरव्य था, हस्तिनापुर का, ठीक है। पांचाल महाजनपद आधुनिक रोहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर बनता है। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। तो अहिछत्र शायद द्रोणाचार्य से रिलेटेड था, और जो काम्पिल्य थे, काम्पिल्य ध्रुपद को मिला हुआ था, ठीक है। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कानुकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक और पूर्व में कौशल और पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी क्या थी? विराट थी। विराट की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। ये विराट राजा वही हैं जिन्होंने पांडवों को शरण दी थी, ठीक है, जब वो लोग अज्ञातवास पे थे। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। सूरसेन कहाँ था? आधुनिक जो ब्रजमंडल है वही है। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मथुरा कहते थे। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अस्मक कहाँ था? गोदावरी नदी के तट पर था।
और देखिए जो प्राचीन यूनानी लेखक है इस राज्य को किसको, जो सूरसेन है, सेनोई और मैथुरा भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप लोग याद रखना कि मैथुरा भी कहते हैं सूरसेन को, ठीक है। तो महाजनपद में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था और गोदावरी के तट पर था। आंध्र प्रदेश में अवंती महाजनपद पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के दो भाग थे, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, ठीक है। गौतम बुद्ध की समय यहाँ का राजा कौन था, प्रदोत था, ठीक है। अवंती की राजधानी, हाँ ये इसी का मैं बता रही हूँ, चंड प्रदोत, यही उदयन और चंड प्रदोत का जो मैं बता रही हूँ जो कथा है भास वाली, स्वप्न भास देता है, ये वही है। बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रदोत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रदोत को पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा। बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से प्रदोत बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में दो जनपद थे, ये जनपद थे गांधार और कंबोज। गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी जिलों में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी, ठीक है। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्पकलावती था, पुष्पकलावती, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है, गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख जिला कौन सा, प्रमुख नगर क्या था, पुष्प कलावती था। उसका पहला कौन था, तक्षशिला और पुष्कलावती। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वालों का कहा है। प्राचीन भारत में कंबोज अपनी श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में से 4 कौशल, मगध, वत्स और अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। हाँ वही मैं कह रही हूँ, 8 थे। ये महाजनपद है काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सुरसैन और चेदी। बुद्धकाल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, हाँ, और सुमसुमारगिरी के भग्ग, अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलिय, कुशीनारा के मल, पावा के मल और पिपलेवन के मोरिये, वैशाली के लिच्छियों और मिथिला के विदेह। ये क्या थे, गणराज थे। शाक्य, भग्ग और अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलिय, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलेवन के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिसिमेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमिसिमेटिक्स। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे, इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में, तो सुमंगल विलासनी से, ठीक है। वज्जी संघ के बुद्ध घोष की है, ये कौन है, सुमंगल विलासनी, इससे प्राप्त होती है, ठीक है। इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। तो बुद्ध घोष की जो टीका सुमंगल विलासनी है, तो इसमें क्या है, वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में वर्णन है। और सेकंड क्या है, इसमें 8 न्यायालय थे। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, राजा बिंबिसार था। लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व रहा है। यह हिर्यक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया था। तो श्रेणिक किसको कहा गया है, तो जैन साहित्य में कहा गया है। और किसको कहा गया है, बिंबिसार को, ठीक है। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी सुदृढ़ की। इसकी पता 3 रानियां थी।
पहली इसने लिच्छवीगढ़ राज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना या छलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित की। दूसरा वैवाहिक संबंध इनका कौशल नरेश प्रसेनजीत जीत की बहन महाकौशला के साथ था। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत अथवा कुछ गांव प्राप्त हुए। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध इसने मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ। तो कौन है? क्षेमा है, महाकौशला है, और कौन थी? ये फर्स्ट वाली जो थी ये चेलना, चेटक की पुत्री, ठीक है, पुत्री थी। ये ध्यान रखना, ये भी आता है कि जो चेलना है वो क्या है, चेटक की पुत्री थी या बहन थी, ठीक है। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया इसने। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। वेणुवन विहार कहा गया था ना, हम लोगों ने बुद्ध काल में ये पढ़ा था कि जो वेणुवन विहार है किसने बनवाया था, इसका निर्माण बिंबिसार ने करवाया था। दीघ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहीं की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हो गई। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुड़िक अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। तो अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या है? इसको कुड़िक कहा जाता है, कुड़िक, ठीक है। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसने शासक के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया। मगध और कौशल, कौशल में कौन था? प्रसेनजीत थे ना। और उन्हीं की जो बहन थी महाकौशला, उनके साथ इनका विवाह हुआ था, ठीक है। किंतु बाद में, मतलब अजातशत्रु का नहीं, अजातशत्रु के पिताजी का, बाद में मगध के शासक अजातशत्रु एवं कौशल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई, ठीक है। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बाजरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। तो बिंबिसार के पुत्र कौन हुए? अजातशत्रु, कुड़िक, और अजातशत्रु के उत्तराधिकारी कौन था? पुत्र कौन था? उदयन था। और इसने क्या किया था कि इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र भी स्थानांतरित की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई। महावंश टीका से शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था, वत्स, ठीक है। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व की साथ पाटलिपुत्र के व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो शिशुनाग ने कौन कौन थी? एक गिरिव्रज था, दूसरा वैशाली था, ठीक है, जो बाद में उनकी प्रधान राजधानी बन गया। शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राज बना। ये कालाशोक कौन था? ये वही है जिसके समय दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। पुराणों में कालाशोक को क्या कहा गया? काकवर्ण कहा गया। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसने शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इस संगति में बौद्ध संघ दो संप्रदायों स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गए। तो द्वितीय बौद्ध संगति में कौन कौन हो गए? दो, स्थविर और महासंघिक। बाणभट्ट में हर्षचरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी। तो कालाशोक की हत्या का वर्णन कहाँ पे है? बाणभट्ट के हर्षचरित में है, ठीक है। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों के सम्मिलित रूप में लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ण से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराणों में उसे महापद्म, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। क्या क्या? पुराणों में उसे कहा गया महापद्मनंद कह देंगे, और महाबोधि में क्या कहा गया? उग्रसेन।
पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, तो परिशिष्ट पर्वन कौन सा है? ये जैन ग्रंथ है, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें वह नाई और वैश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उसे नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार इसके नाम है उग्रसेन, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल और राष्ट्रपाल और गोविशाणक, 10 सिद्धक, कैत्रिक और धनानंद। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल देख लेते हैं हम लोग एक बार। ये कॉलम दिया गया इसमें। वंश का नाम हिरण्यक वंश, तो ये हमें पता ही है कि 544 में बिंबिसार का हुआ था, फिर 412 तक चला। इसमें क्या था? बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे और उनके उत्तराधिकारी थे, ठीक है। शिशुनाग वंश क्या था? इसमें शिशुनाग थे। फिर उसके बाद काकवर्ण, काकवर्ण कौन है? कालाशोक है ना। और फिर काकवर्ण के 10 पुत्र हुए हैं, तो उन्होंने 344 तक रहे। फिर उसके बाद नंदवंश आ गया, जिसके महापद्मनंद उग्रसेन ने किया था, और फिर उसके 8 पुत्र, और सबसे बाद में धनानंद हो गया, ठीक है। महापद्मनंद को कली का अंत, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम अवतार कहा गया। कली का अंत, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया इन्हें। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की। कैसे शासन की? एक छत्र शासन की, और एक राट की उपाधि ग्रहण की। उसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों में जो नाम मिलते हैं वो हैं कौन से? इक्ष्वाकु, कलिंग, अश्मक, पांचाल, कौशेय, हेय, कुरु, मैथिल, सुरसेन और वीतिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु के 24 वर्ष, कलिंग के 32 वर्ष, अश्मक के 25, पांचाल के 27 वर्ष, काशी के 24 वर्ष, हय के 28 ने 28 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष और मैथिल ने 28 वर्ष, सुरसेन ने 23 वर्ष तथा वीतिहोत्र ने 20 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। ये देख लेना, बहुत ज़्यादा है ये, कुछ 2-3 बार आप पढ़ेंगे आ जाएगा। इक्ष्वाकु जैसे 24 है, काशी 24 है, ये दोनों 24 ही हैं, ठीक है। और खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। तो किसकी? जो महापद्मनंद है उसने उसकी जो विजय का वो कलिंग विजय है वो कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज, उग्रसेन का पुत्र कहा है। जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया है। तो अग्रमीज कहा गया और जेनोफोन ने उसे क्या कहा है? धनाढ्य। और तमिल व सिंगली ग्रंथों में भी उसका अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रसाल इसका सेनापति था। धनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। व्याकरणाचार्य जो पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे, ठीक है, जो उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है वो किसके मित्र थे? महापद्मनंद के। वर्ष उपवर्ष वरुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंदकाल में ही हुआ है। देखिए, वरुचि हुए, कात्यायन हुए, कब हुए थे? ये महापद्मनंद के काल में हुए, नंद काल में, ठीक है। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। ये ध्यान देने योग्य है कि ये नंद शासक जो थे वो कौन से? जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला। धनानंद के जैन अमात्य, सकटाल और स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस में भी नंदों के जैन मतानुयायी की सूचना मिलती है। पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं के शासनकाल, ये मुझे लगता है इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये देख लीजिए, शिशुनाग का जो था ना वो सबसे नहीं, ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा नंदन का है। फिर उसके बाद शिशुनाग और नंदीवर्धन का है 40, फिर 36 क्षेमवर्धन का है, ठीक है। महापद्मनंद का 100 है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। ये हम लोगों ने देखिए डिस्क्रिप्शन कर लिया है, जो नोट्स दिया रहता है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करिए
और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और यूजीसी नेट की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो भी हम लोगों ने उसके प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ वीडियो बनाए हैं 2021, 2019 के और 2020 के भी, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक, ठीक है, धन्यवाद।